हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? तो जब भी हमारा कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उसमें रिएक्टेंट जो होते हैं रिएजेंट की प्रेजेंस में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है पहले वो किसी ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा रिएक्टेंट जो है बी सी है। ठीक है, इस रिएक्शन में ए जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और जो सी है वो न्यूक्लियोफ्यूज की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, ऐसी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो अटैक करती है। ठीक है, और न्यूक्लियोफ्यूज क्या है? ये एक लिविंग ग्रुप होता है। कौन सा लिविंग ग्रुप? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो सी यहाँ पे न्यूक्लियोफ्यूज या फिर लिविंग ग्रुप है और ए न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल जो है बी सी मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। तो जब ये अटैक करेगा तो ए जो है बी के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करता है और बी का जो सी से बॉन्ड होता है वो यहाँ पे टूटना शुरू होता है। तो उसको हमने डैश की फॉर्म में यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो ये बनती है हमारी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में जो होते हैं वो पार्शियल बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, पार्शियल है तो मैंने इनको कंप्लीट नहीं बनाया इसलिए डॉट से दिखाया है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इसमें से जो नया बॉन्ड बन रहा होता है वो कंप्लीट बन जाता है और जो बॉन्ड टूट रहा होता है वो कंप्लीटली टूट जाता है। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये वाला नया बॉन्ड था। ठीक है, ए बी की फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पे। इसी चीज़ को हम इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी समझ सकते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है या रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम क्या होता है, जिसको कि हम प्लॉट करते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के अंगेंस्ट। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वाई एक्सिस पे लेते हैं रिएक्शन की। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम कहलाता है। अगर मैं इस डायग्राम में देखूँ तो ये मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं। अब हम देख सकते हैं कि जैसे रिएक्टेंट है ये अलग है, ये अलग है, लेकिन जैसे ही ए जो है बी के पास आने लगता है तो एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। रिएक्शन की जो एनर्जी है वो बढ़ रही है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा बॉन्ड जो है और नज़दीक आता चलता है, नया बॉन्ड जो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और सी जो है यहाँ से टूटना शुरू हो जाता है। तो रिएक्शन की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती रहती है और एक ऐसा पॉइंट आता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जहाँ पे कि जो सेंट्रल एटम है उसके साथ जो इनकमिंग एटम है उसका और जो आउटगोइंग एटम है सी, इन दोनों की जो पोजीशन होती है वो सेंट्रल एटम से बिल्कुल ही सेम होती है। जितना यहाँ पे डिस्टेंस है उतना ही इधर होता है। तो उस केस में जो एनर्जी होती है रिएक्शन मिक्सचर की वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसी स्टेज को जहाँ पे कि एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है उसी स्टेज को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है इसके पास। फिर जैसे जैसे मॉलिक्यूल जो है अब ए जो है और पास आता चलेगा और बी जो है और दूर होता, बी से जो सी है वो और दूर होता चलेगा। तो इस तरह से अब देखो ये हमारा सी जो बाहर निकल रहा है और ये वाली बॉन्ड जो है बनना शुरू हो गई है। तो इस तरह हमारी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना शुरू होती है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर बॉन्ड बनने की तरफ हमारा जो स्टेट है वो आ रही है, तो एनर्जी फर्दर डिक्रीज होती है। तो फाइनली हमारे पास जब ये एक्चुअल बॉन्ड बन जाता है, एक्चुअल प्रोडक्ट बन जाता है ए बी और सी जब कम्प्लीटली डिटैच हो जाता है तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है और एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझना चाहे तो ये जो हाईएस्ट मैक्सिमम जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, दैट स्टेट इज नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन देखना चाहूँ ट्रांजिशन स्टेट की, ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअल में है क्या, तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसमें कंटेन करती है इन द रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। ठीक है, और जो कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है, उसको उस मैक्सिमम एनर्जी जो मैक्सिमम एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ से होकर गुजरना पड़ता है और फिर वो प्रोडक्ट में जा सकता है। कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा तब।
अगर ये वो उस एनर्जी को क्रॉस नहीं कर पाता है तो आपका रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। इट मीन कि रिएक्टेंट्स को पहले ट्रांजिशन स्टेट बनानी पड़ेगी, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं। ये हमने अभी देख लिया कि एक बॉन्ड जो होता है वो आपका बन रहा होता है और जो पुराना बॉन्ड होता है आपका वो टूट रहा होता है। इस तरह से जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट हुई तो उसके पास तो एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया, है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं नंबर, जो इसका नंबर है एटम्स का अराउंड द सेंट्रल एटम वो बढ़ जाता है, और ये बैलेंस बॉन्ड रूल जो है इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये तो एक रियल मॉलिक्यूल नहीं हुआ। ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एक रियल मॉलिक्यूल नहीं हुई। जैसे कि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो रियल होते हैं, उनमें एग्जैक्ट हमें पता है कि इतने बॉन्ड है, इतना हमारे पास ये वाला जो बैलेंस बॉन्ड रूल है वो भी फॉलो होता है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट के केस में ऐसा नहीं होता है ना। तो हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, हमें वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो हाईली अनस्टेबल है। अगर वो अनस्टेबल है तो उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ जो है अगर वो अनस्टेबल होती है तो वो फटाफट से अपने आप को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है। तो अगर अनस्टेबल फॉर्म बची ही नहीं तो हम उसको आइसोलेट कैसे करेंगे? क्लियर। तो अनस्टेबल होने की वजह से इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। और ये होता क्या है कि एक वाइब्रेशन लॉन्ग की तरह प्रेजेंट है। मतलब कि लेट अस सपोज जैसे हमारे पास कि अगर मैं लेती हूँ कि मेरे पास ये एक रबर बैंड है। ठीक है। अगर इस रबर बैंड को देखो, पहले ये ऐसे था, ये मान लो आपका बॉन्ड था, फिर मैंने इसको थोड़ा 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 स्ट्रेच करना शुरू किया। ये देखिए इसकी मैक्सिमम टेंडेंसी इतनी है। अगर इसके बाद मैं इसको और ज़्यादा स्ट्रेच करूँ तो ये या तो टूट जाएगा, है ना। और अगर मैं इसका जो स्ट्रेस है उसको रिलीज कर दूं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो सेम ट्रांजिशन स्टेट के साथ भी ऐसा ही होता है कि ये पर्टिकुलर जो ये है ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। इससे आगे अगर मैं प्रोसीड करूं तो ये टूट जाएगा, मीन्स ये एक नया प्रोडक्ट बना लेगा। और अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये अपने प्रोडक्ट रिएक्टेंट के फॉर्म में आ जाता है। तो इसी चीज़ को जो आपकी मैक्सिमम लेंथ थी इस रबड़ की, दैट इज़ नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। तो जैसे कि अगर हम और फिर इसमें ज़रा सा भी चेंज करते हैं ट्रांजिशन स्टेट में, कि जैसे इस रबड़ से ही हम समझ रहे थे कि अगर मैं इसको ज़रा सा भी और ज़्यादा स्ट्रेच करूं तो ये प्रोडक्ट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्ट वाली ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। या फिर क्या है कि इसका स्ट्रेच छोड़ दूं तो रिएक्टेंट बना लेगा, तो वो भी उसकी क्या है, एक स्टेबल फॉर्म होती है। तो क्या देखिए, जैसा कि ये जो हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ये हमारी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबल फॉर्म कौन सी है? प्रोडक्ट वाली। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, लेस है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है, फटाफट से प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो अगर वो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो मैं आइसोलेट कैसे करूँगी? सिमिलरली अगर मेरे पास इस तरह का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। तो इस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट है वो फटाफट से मोर स्टेबल फॉर्म रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसका शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, मतलब कि वो बनती ही थोड़े से समय के लिए। तो अगर उसके बनने का समय ही बहुत कम है तो इट कांट बी आइसोलेट, है ना। और ये आइसोलेट नहीं होती है, इमीडिएटली डिकम्पोज होके अपना प्रोडक्ट बना लेती है ना। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा फटाफट से मोर स्टेबल फॉर्म की तरफ चली जाएगी। नेक्स्ट है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है विद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, विद रिएक्टेंट्स सॉरी, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी ज़्यादा स्टेबल वाली फॉर्म रिएक्टेंट होती है। ओके, मतलब कि एनर्जी यहाँ पे देखिए कम है, फटाफट से यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो ये जो नेचर है ट्रांजिशन स्टेट का, ये डिसाइड करता है कि रिएक्शन जो है वो होगी या नहीं होगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो डिफ़िकल्ट है या इजी है। ये चीज़ हमें जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बता देती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो इस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट है वो रिएक्टेंट से जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से इससे होकर यहाँ इस ट्रांजिशन स्टेट पे पहुँचना पड़ेगा। तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो मतलब कि उसको स्लोली ये वाली रिएक्शन होगी। और दूसरी रिएक्शन क्या है, दूसरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है, इसमें रिएक्टेंट और
ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी होती है इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, मैं बताती हूँ अभी। तो ये वाली एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इस केस में कम है तो मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो फटाफट से ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होंगे और ट्रांजिशन स्टेट फटाफट से कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट में। तो ये वाला रिएक्शन स्लो होगा और ये वाली रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल डैगर सिंबल से, जो कि डबल प्लस की तरह होता है। अगर हमारा सिंपल प्लस ऐसे है तो एक और प्लस बना दीजिए सेम ही उसमें, तो ये बन जाता है आपका डबल डैगर। ओके। ट्रांजिशन स्टेट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो एक्टिवेट होकर के उस पोजीशन तक पहुंचे हैं जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली पोजीशन है। तो इसी वो है क्या, वो ट्रांजिशन स्टेट है, तो उस ट्रांजिशन स्टेट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। अच्छा, जो अभी हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रही थी तो वो यही है कि डिफरेंस बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड द ट्रांजिशन स्टेट। जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी और जो ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन गिव्स फ्री एनर्जी थी, उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से एक्टिवेशन एनर्जी या फिर डेल्टा जी डबल डैगर। डेल्टा जी मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, कौन सी स्टेट के साथ हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट के साथ, तो इसलिए डबल डैगर लगा दिया है। ओके। अब जैसे कि हमने उस रिएक्शन में देखा कि फास्ट और स्लो कैसे होगा, तो जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, जितना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का, उतनी ही वो रिएक्शन मुश्किल होगी, और जितना कम रिएक्शन का डिफरेंस होगा रिएक्टेंट्स का और ट्रांजिशन स्टेट का, उतनी ही रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है ट्रांजिशन स्टेट्स का, कि अगर आपके पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जैसे कि अगर आप लोगों को पता होगा कि SN1 रिएक्शन होती है और SN2 रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन में आपके पास मल्टीपल मतलब कि डबल स्टेप्स आते हैं, जबकि आपका जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें आपका सिंगल स्टेप होता है। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन जो होती है उसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जबकि जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं रिएक्शन में, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया SN1 रिएक्शन का। ठीक है, तो उसमें डबल स्टेप आते हैं, 2 स्टेप्स आते हैं। तो उस केस में ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एक से ज़्यादा होती है, मतलब कि 2 होंगी वहाँ पे। ओके। तो ये डिपेंड करता है कि कितने स्टेप की रिएक्शन है, उसी के हिसाब से उसकी ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं। ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, वही वाली रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। और स्लो रिएक्शन, स्लो स्टेप जो होता है रिएक्शन का, वो आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट विद हाईएस्ट एनर्जी इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ओके। अच्छा, अब अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करें जिसमें कि मैंने यहाँ पे लिया है SN2 मैकेनिज्म। तो इसमें मैंने पहले बताया आपको कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, इट मीन इसमें एक ही जो है आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये है आपके रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मीन्स SN2 मैकेनिज्म में आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, और एक आपके पास एल्काइल हैलाइड होता है। एल्काइल हैलाइड में जो भी यहाँ पे हैलाइड ग्रुप लगा होगा वो एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफ्यूज। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अटैक करता है और फ्रंट साइड से जो आपका न्यूक्लियोफ्यूज है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये तो इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो मेरा ये एल्काइल हैलाइड है, इसका जो स्ट्रक्चर है, शेप है या स्ट्रक्चर है दैट इज़ टेट्राहेड्रल। ओके। पर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करना शुरू हुआ तो यहाँ से जो आयोडाइड है वो निकलना शुरू होगा, है ना। तो धीरे धीरे, जैसे हमने फर्स्ट डायग्राम में समझा था, तो उसी तरह से धीरे धीरे ये पास आएगा और धीरे धीरे ये निकलना शुरू होगा, और एक मैक्सिमम स्टेज ऐसी पहुँचेगी जहाँ पे कि न्यूक्लियोफाइल और ये आयोडाइड ने इक्वल जो है बॉन्ड लेंथ के यहाँ पे बॉन्ड बनाए हैं, जो कि पार्शियल है। पार्शियल का मीन्स कि ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, बस ये अभी पास आ रहा है और ये यहाँ से दूर जा रहा है। क्लियर है। तो इस तरह से मैं देखूँ तो कार्बन के पास अब क्या है, 5 एटम्स बन गए, जबकि कार्बन के पास तो 4 ही होते हैं मैक्सिमम। और जो ये ज्योमेट्री यहाँ पे बनी है, इट लुक्स लाइक अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना, या फिर इसको हम पेंटा कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि 5 एटम्स जो हैं इसके साथ लगे हुए हैं, जबकि हमारे पास कार्बन का जो होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप होती है उसकी।
क्लियर है। तो ये यहाँ पे जो है ट्रांजिशन स्टेट ये वैलेंस बॉन्ड रूल को फॉलो नहीं कर रही है। ओके, तो इसीलिए जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसको हम रियल मॉलिक्यूल नहीं बोलते। एक हमारी इमेजिनरी मॉलिक्यूल है, ये हम इसको इमेजिन कर रहे हैं कि इस तरह का यहाँ पे 5 बॉन्ड बने होंगे, इस तरह की इसकी शेप होगी। क्लियर है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ये कम्प्लीटली डिटैच हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन के साथ लग जाता है। तो फिर से हमारी जो है स्टेबल टेट्राहेड्रल शेप जो है कार्बन की वो उस तरह का मॉलिक्यूल जो हमें मिल जाता है और आयोडाइड बाहर निकल गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो इस केस में एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनी जो कि पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है रिएक्टेंट की एनर्जी और इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के बीच का, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी EA, और ये डेल्टा G डैगर के साथ। ओके, तो ये था एग्जाम्पल SN2 मैकेनिज्म का। अब जैसे कि नॉर्मल मॉलिक्यूल जो भी होता है उसी की तरह ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसमें क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, और उन एनर्जी लेवल्स में सारे वाइब्रेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स भी होती है। ओके, तो बोल रहा है कि अगर किसी रिएक्शन को प्रोसीड करना है तो इन दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में से, वाइब्रेशनल और रोटेशनल में से कोई सी एक डिग्री हो, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होना ज़रूरी है, तभी रिएक्शन जो है वो आपका प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो जो मैथमेटिकल रिलेशन है टोटल पोटेंशियल एनर्जी का और इसकी कॉन्फ़िगरेशन का, उस मैथमेटिकल रिलेशनशिप को हम बोल देते हैं फोर्स फील्ड इक्वेशन। ठीक है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको कि हम ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें जस्ट पता है। ओके, अच्छा, फिर बात आती है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है, क्योंकि हमने बोला था कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एक ऐसी स्टेट है कि अगर मैं इसको और स्ट्रेच करूँगी, चाहे मैं इस तरफ स्ट्रेच करूँ चाहे मैं इस तरफ स्ट्रेच करूँ, तो जो या तो अगर मैं ये वाला स्ट्रेच करूँगी तो रिएक्टेंट्स बन जाएंगे, अगर मैं ये वाला बॉन्ड स्ट्रेच करूँगी तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो मूव नहीं कर सकती। ये एटम जरा सा भी हिला या फिर ये एटम जरा सा भी हिला तो जो आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो इट मीन ट्रांजिशन स्टेट में जो एटम्स हैं दे आर इन मोशनलेस स्टेट, वो मूव नहीं कर सकते। इट मीन कि जो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हाइपर सरफेस में, वो ट्रांजिशन स्टेट की मिनिमम है, कुछ नहीं वहाँ पे हिल जुल सकता है। ओके, तो अब इस अरेंजमेंट जो एटम्स का है स्ट्रक्चर में, उसी की वजह से मोशनलेस अरेंजमेंट जो है उसी की वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक, क्यों? अब जो रियल मॉलिक्यूल्स है तो रियल मॉलिक्यूल्स के पास तो कम से कम 0 पॉइंट एनर्जी तो होती है। 0 पॉइंट एनर्जी हमें कहाँ देखने को मिलती है? वाइब्रेशनल लेवल्स पे। ठीक है, तो इट मीन वो वाइब्रेशनल एनर्जी तो होनी चाहिए, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में ना तो रोटेशन हो पाती है ना ही उसमें वाइब्रेशन हो पाती है। तो दोनों ही तरह की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं वो यहाँ इस ट्रांजिशन स्टेट में अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है वो रियल मॉलिक्यूल नहीं है। ओके, तो अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ इसको ट्रांजिशन स्टेट को, तो क्या बोल सकते हैं हम कि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है एक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है जिसका लाइफ टाइम जो है वो एक वाइब्रेशन से ज़्यादा नहीं है। मतलब कि अगर ज़रा सी वाइब्रेशन हुई तो इसका स्ट्रक्चर आपका चेंज हो गया। जो दैट एग्जिबिट सम स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि ज़रा सा भी वाइब्रेशन, ज़रा सा भी चेंज किया हमने इसमें तो ये रिएक्टेंट बनाएगी या ये प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये दोनों से रिजेंबल करती है, या तो इससे भी रिजेंबल करेगी, इससे भी रिजेंबल करेगा इसका स्ट्रक्चर। लेकिन ये हम अभी तक कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि ये किससे ज़्यादा जो है वो रिजेंबल करती है, रिएक्टेंट से करेगी या प्रोडक्ट से करेगी या फिर दोनों से ही करेगी। ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो एक है न्यू जो प्रिंसिपल है, मतलब जिसके थ्रू वो जो हम इस ट्रांजिशन स्टेट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता कर पा रहे थे, वो हमारा आता है फिर हैमर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, वो हैमर्ट पॉस्टुलेट्स। तो हैमर्ट पॉस्टुलेट्स ही हमें बताएंगे कि एग्जैक्ट ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।